नमस्कार दोस्तों, डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने 10th क्लास के लिए साइंस की जो क्लासेस हैं वो हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने जो है वो फिजिक्स वाला पोर्शन है, जैसे कि 9th चैप्टर से उसको हमने स्टार्ट किया था। और उसमें लाइट के बारे में कल हमने पढ़ा कि लाइट क्या होती है, यानी प्रकाश होता क्या है। इसके विभिन्न गुणों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही कल हमने प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियमों का हमने कल अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको भी पहले देखिएगा, ताकि ये जो आज का जो अपना पार्ट है वो आपके और बढ़िया से समझ में आए। और आप रेगुलर क्लासेस लेते रहिए, ताकि लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज अपने बात करेंगे इसी के ऊपर। कल हमने परावर्तन के अंदर पढ़ा था कि प्रकाश जब कोई भी परावर्तक सतह से टकराता है और टकरा करके वापस चला जाता है, ये अपनी क्या थी? परावर्तक सतह थी। क्या थी? परावर्तक सतह। ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। आज अपने ये देखते हैं, ये जो परावर्तक सतह होती है ये मुख्यतः अपने क्या होती है? अपने दर्पण जो है वो इस परावर्तक सतह के रूप में अपने दर्पण को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? दर्पण को। अब अपने पास दो चीजें होती है, एक तो होता है दर्पण और एक होता है कांच। दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में अपने को देखना है। दर्पण यानी मिरर, कांच यानी ग्लास, दोनों में क्या अंतर है? तो कांच तो वो होता है जो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। जबकि ये जो है ना दर्पण, ये पारदर्शी ना होकर ये परावर्तक की तरह काम करता है। जैसे मान लेता हूं यहाँ पर दर्पण है, यहाँ पर कांच है। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरेगी तो टकरा करके वापस ऊपर ही चली जाएगी, जबकि अगर वो कांच पे गिरेगी तो उसके आर पार चली जाएगी। ठीक है, जिसमें आर पार चला जाता है वो कौन सा होता है? अपना पारदर्शी। जबकि इसमें टकरा करके क्या चलता है? वो वापस से चला जाता है। जैसे आपके और मेरे बीच में अगर कांच लगा हुआ है तो उस कंडीशन में मैं आपको देख सकता हूं और आप मुझे देख सकते हो। लेकिन अगर हमारे बीच में दर्पण लगा हुआ है तो उस कंडीशन में मेरे को मेरी खुद की तस्वीर ही दिखाई देगी। ठीक है ना, आप मुझे दिखाई नहीं दोगे, या आपको जो है मैं दिखाई नहीं दूंगा, खुद की तस्वीर ही उसमें दिखाई देती है। वो अपना क्या होता है? दर्पण। तो परावर्तन के लिए जो परावर्तक सतह अपने काम में लेते हैं वो किसको काम में लेते हैं? दर्पण को। अब दर्पण जो होता है वो मुख्यतः दो टाइप्स का होता है। कितने प्रकार के पढ़ते हैं अपने दर्पण को? दो प्रकार के। एक तो अपना होता है समतल दर्पण और दूसरा अपना होता है गोलीय दर्पण। एक तो समतल दर्पण और दूसरा कौन सा है? अपने गोलीय दर्पण। तो इनके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं समतल दर्पण पर, कि ये समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या खास क्वालिटी होती है। समतल दर्पण। समतल दर्पण कहेंगे किसे? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। जैसे इस टाइप से ये एक कांच था, इस कांच के अपने एक साइड पॉलिश कर देते हैं। जैसे मान लिया इस साइड मैंने इसके पॉलिश कर दी है, जैसे मैं इसके इधर पॉलिश कर देता हूं तो इस साइड से अपने इसको देखने के काम में लेते हैं। तो ये इसकी जो परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह अपनी कैसी है? एकदम से कह देता हूं, सीधी है, समतल है। जब ये परावर्तक सतह समतल हो तो उस कंडीशन में जो दर्पण बनता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। यानी जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो? समतल हो। परावर्तक सतह कैसी हो? समतल हो। तो अपने समतल दर्पण की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें कई खास क्वालिटीज होती है। क्या क्या होती है? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, इससे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। अब ये आभासी क्या चीज है? तो अपने देखते हैं जितने भी अपने प्रतिबिंब बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं वास्तविक और दूसरे कौन से होते हैं? आभासी। वास्तविक और आभासी, यानी दो टाइप के प्रतिबिंब अपने होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा कौन सा है? आभासी प्रतिबिंब। इनमें क्या क्या अंतर होता है? फर्स्ट अपने देखते हैं, इसका प्रतिबिंब जो है वो वास्तव में बनता है। वास्तव में बनता है, अर्थात किरणें जो है वो वास्तव में किसी पॉइंट के ऊपर जाकर के मिलती है। जबकि इसमें जो है, मैं लिख देता हूं, इसमें क्या होता है? प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर
बिंदु पर मिलती है। और जब वो रियल में मिलती है तो वहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें जो है, इसमें प्रकाश किरणें रियल में न मिलकर केवल मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है अपने को ये लगता है कि हाँ यहाँ पर मिल रही होगी। तो उस टाइप का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब। इसके साथ ही इसको अपने पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इसको अपने पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात अगर मैं कोई पर्दा लगा दूं तो उस पर्दे पर अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तब तो उस पर्दे पर बनेगा, आभासी प्रतिबिंब है तो पर्दे पर नहीं बनेगा। अब अपने जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। जैसे यहाँ पर इस बोर्ड की जगह अगर दर्पण लगा हुआ है, मैं इसके जितना आगे खड़ा हूं मेरा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। मुझे क्या लगेगा कि इसके उतना ही पीछे मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन इसके पीछे जहां मेरा प्रतिबिंब मुझे आभासी हो रहा है कि वहां पर बन रहा है, वहां पर अगर मैं पर्दा लगा दूं तो उस पर्दे पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कहने का मतलब है रियल में किरणें पीछे की ओर नहीं मिल रही है, केवल अपने को मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस टाइप का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसे प्रतिबिंब बनता है? हमेशा आभासी होता है। वापस से सुनिएगा, आभासी का मतलब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, अर्थात ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो अब समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। तो ये इसका पहला गुण हो जाता है। अगला अपने बात करते हैं, दूसरा इसका गुण होता है अपने पार्श्व परिवर्तन। कौन सा होता है? पार्श्व परिवर्तन या लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है? पार्श्व परिवर्तन क्या है? तो इसके बारे में अपने देखते हैं कि जब भी अपने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो अपना जो दायां भाग है वो दर्पण में बाईं ओर दिखता है, और जो बायां हिस्सा है वो दर्पण में दाईं ओर दिखाई देता है। इस टाइप से ये लेफ्ट और राइट का जो आपस में इंटरचेंज होना या बदल जाना, वो ही क्या कहलाता है? अपने पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ दर्पण है, इस साइड अगर मैं P लिखूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा? वो Q दिखाई देगा। ठीक है ना? तो दर्पण में ये आपको ध्यान रखना है कि दायां और बायां हिस्सा जो है वो आपस में बदल जाते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं कि अगर ये आ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर मैं दर्पण में देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। यानी इसका जो दायां हिस्सा था वो कैसा बन गया है? बाईं ओर, और जो बायां हिस्सा है वो किस साइड आ गया है? दाईं ओर। इस गुण को ये अपने क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब इसको देखने के लिए अगर अपने हमारा खुद का प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं तो उस कंडीशन में हमें इतना आभास नहीं होता है कि दायां हिस्सा बाईं ओर बन रहा है और बायां हिस्सा दाईं ओर बन रहा है। इतना अपने को पता नहीं चलता है या उसका आभास अपने को नहीं हो पाता है। अपने को ऐसा लगता है जैसा है वैसा ही बन रहा है। लेकिन जब आप किसी अक्षर को, ठीक है ना, कोई भी नाम लिखकर उसको दर्पण के सामने देखोगे तब आपको पता चलता है कि रियल में दर्पण के अंदर जो बायां हिस्सा है वो दाईं ओर बन जाता है, और दायां हिस्सा होता है वो किस साइड बन जाता है? बाईं ओर बन जाता है। उसी को अपने क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। अब इस पार्श्व परिवर्तन के कारण ही, ठीक है ना, इस पार्श्व परिवर्तन के कारण ही अपने ये देखते हैं जो भी अपने एम्बुलेंस होती है उनके ऊपर जो एम्बुलेंस नाम लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एम्बुलेंस जो गाड़ियां होती है उनके आगे नाम उल्टा क्यों लिखा होता है? तो उसका कारण क्या है? अपने लेटरल इन्वर्सन है, क्योंकि वो नाम उन्होंने पहले से ही उल्टा लिख दिया है। तो उनके आगे चल रही गाड़ी है, उसके साइड में जो मिरर है, ठीक है ना, वापस सुनना, कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसके आगे अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो एम्बुलेंस जैसे ही हॉर्न बजाएगी तो उस कंडीशन में वो सामने जो गाड़ी में व्यक्ति है वो अपने साइड वाले कांच में पीछे वाली गाड़ी यानी एम्बुलेंस को देखेगा। अब एम्बुलेंस में नाम पहले से उल्टा है तो दर्पण क्या करेगा? उस उल्टे को वापस उल्टा करेगा, यानी उस दर्पण में उसका नाम कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। सीधा दिखाई देने की वजह से वो उसका रास्ता छोड़ देता है, तुरंत उसको जाने देता है। ठीक है, वापस से सुनना, दर्पण में नाम उल्टा क्यों लिखा जाता है? ताकि आगे चलने वाली गाड़ी जो है उसके दर्पण में उसका नाम सीधा दिखे, क्योंकि उल्टे को वापस से उल्टा करते ही वो एक कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। तो ये अपना गुण कौन सा होता है? पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, थर्ड अपने बात करते हैं, तीसरा अपना जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, इसमें यह देखना है जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार जो है
ठीक है ना। आकार और आकृति जो है वो बिंब के समान ही रहती है, बिंब के क्या रहती है, समान रहती है। जैसे अपने हैं दर्पण के आगे, वैसा ही अपना प्रतिबिंब दिखेगा। दर्पण कभी भी प्रतिबिंब को फैलाएगा या सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। जबकि लेंस या गोलीय दर्पण क्या करते हैं, अपने किसी पतली वस्तु को मोटा करके या मोटे को पतला करके या उसके शेप को चेंज करके दिखा देते हैं। जबकि समतल दर्पण में आकार कैसा रहता है, हमेशा समान रहता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसकी फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। इसको भी मैं लिख देता हूं। अब ये फोकस दूरी क्या चीज होती है, इनके बारे में अभी अपने आगे पढ़ेंगे। फोकस दूरी क्या होती है, इसकी अनंत होती है, ठीक है। ये फोकस दूरी अनंत हो गई। तो ये अपने समतल दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चन हुए। और इसके अलावा अपने ये भी देख सकते हैं कि वस्तु दर्पण के जितनी आगे होगी प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। जैसे यहाँ पर अपना ये दर्पण है, मिरर है, एक वस्तु ए आगे है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है, बी इसके पीछे है तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, उतना ही ज्यादा पीछे बनेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वस्तु जितनी आगे होगी प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, किसमें, समतल दर्पण में। तो ये अपने हो जाता है समतल दर्पण से प्रतिबिंब के गुण। बाद अपने बात करते हैं गोलीय दर्पण के ऊपर कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो अभी हमने समतल दर्पण की परिभाषा पढ़ी कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो, समतल हो, उसको हमने क्या नाम दिया, समतल दर्पण। तो ठीक वैसे ही गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो, गोलीय हो। गोलीय का मतलब या तो उठी हुई या दबी हुई हो, उसको अपने क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो अपना होता है उत्तल दर्पण, कौन सा हो जाता है, उत्तल दर्पण, जिसको अपने कॉन्वेक्स कहते हैं। और दूसरा अपना हो जाता है अवतल दर्पण, कौन सा हो जाता है, अवतल दर्पण, जिसको क्या लिखेंगे अपने, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। यानी उत्तल और अवतल, ये दो टाइप के अपने गोलीय दर्पण मुख्यतः होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे मान लो मैं ये बना देता हूँ इस टाइप से, अगर कोई है, चलो इनके बारे में अपने बाद में अध्ययन करेंगे जब लास्ट में पढ़ेंगे। वैसे सबसे जरूरी ये दो ही है, इन दोनों में आपको ये देखना है, दोनों साइड उत्तल और उभयोतल हो जाता है, अवतलोत्तल हो जाता है। तो और भी बहुत टाइप होते हैं, लेकिन आपको केवल दो ही याद रखने हैं। दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक उत्तल और दूसरा अवतल। अब उत्तल और अवतल क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं, ये माना कि ये कोई खोखला कांच का गोला था। ये कांच का एक गोला है जो कि एकदम से क्या है, खोखला है, ठीक है, यानी अंदर से खाली है। इसको हमने कट किया, कट करते ही अपने पास ये हिस्सा निकल आया, ये हिस्सा अपने पास अलग होकर के आ गया, ठीक है। अब इस हिस्से में दो पार्ट है, एक तो ये तो है उठा हुआ हिस्सा, और दूसरा ये जो है ये अपना है दबा हुआ हिस्सा, ठीक है। दो हिस्से हमने बात की कि ये जो इस टाइप से कांच है तो ये हिस्सा तो कैसा हुआ, दबा हुआ, ये हिस्सा कैसा हुआ, उठा हुआ। सामने से अगर इसको देखूंगा तो एकदम से वृत्त मुझे दिखेगा, यानी इसी को अगर मैं सामने करके देखूं तो मुझे एकदम से यूं दिखेगा। लेकिन इसमें दो हिस्से हैं, यूं दिख रहा है मुझे, ये जो हिस्सा है ये दबा हुआ हिस्सा, और इसको अगर यूं कर दूं तो ये हिस्सा कैसा है, उठा हुआ हिस्सा। दो हिस्सों की मैंने बात की। अब आपको ये देखना है, अगर अपने उठे हुए हिस्से जो है वो परावर्तक सतह के रूप में काम में आए, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं यूं ना बनाकर इस टाइप से यूं बना देता हूं, दोनों साइड से यूं कर देता हूं। अब अगर मैंने यहां पर इस पे लेप किया है, इस साइड से मैंने लेप किया है, और मैं इमेज अपनी इस साइड से देख रहा हूँ, यहां से, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको अपने दर्पण यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ये अपनी परावर्तक सतह हुई। अब ये परावर्तक सतह उठी हुई है या दबी हुई है, तो अपने कहते हैं ये उठी हुई है। कैसी है, उठी हुई है। उठी के ऊ से आपको याद रखना है उत्तल दर्पण, यानी ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो उसको अपने क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। या यूं कह सकते हैं ऐसा दर्पण जो बीच में से उठा हुआ हो और किनारों पर से दबा हुआ, ठीक है। दूसरा अपने बात करते हैं अवतल दर्पण। तो इसके अगर मैं इस साइड पॉलिश कर दूं, अब मैं प्रतिबिंब यहां से देख रहा हूं, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो अपना प्रतिबिंब इसमें देख रहा है, तो अपनी परावर्तक सतह ये हुई। अब ये परावर्तक सतह क्या है,
अंदर धसी हुई है। कैसी है? अंदर धसी हुई है। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई हो, तो उस अंदर वाले दर्पण को अपने क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, वापस से सुनना। जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो वो तो उत्तल दर्पण, और ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई हो उसको अपने कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने दो हो जाते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ बातें। अब नेक्स्ट अपने ये देखते हैं, इन्हीं का एक अलग नाम भी है। इनमें से एक को कहा जाता है अभिसारी दर्पण और दूसरे को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। तो अभिसारी और अपसारी क्या चीज होती है? तो मैं ये लिख देता हूं, ये जैसे मेरा उत्तल दर्पण है, ये कैसा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। ये अपनी मुख्य अक्ष है। अब ये मुख्य अक्ष क्या होती है इसके बारे में अभी अपने चर्चा करेंगे। तो ये अपनी मुख्य अक्ष है। तो ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही है, ये सारी किरणें इसके ऊपर आ रही है, तो ये क्या करता है? इनको फैला देता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर कांच यूं सीधा है तो किरण टकरा के वापस सीधे जाएगी। इसी को अगर मैं यूं कर दूं तो किरण टकराए किधर जाएगी? ऊपर। तो यहाँ पर देखना है, कांच सीधा था तो यहाँ से आई, इस साइड ही चली गई। अब यहाँ से दर्पण थोड़ा सा ऊपर उठ गया, यूं ऊपर उठ गया तो ये इसको कहाँ भेजेगा? थोड़ा सा ऊपर। ये इसको ऊपर। तो इस टाइप से ये क्या कर रहा है? किरणों को दबा रहा है या फैला रहा है? तो ये फैला रहा है। वापस से सुनना, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैला रहा है चारों ओर। और जो चारों ओर फैलाना, फैलाने को अपने बोलते हैं अपसरण। क्या कहते हैं? अपसरण करना। अपसरण करना। इसी कारण इसी का दूसरा नाम जो है वो अपसारी दर्पण भी है। कौन सा दर्पण है? अपसारी दर्पण। ठीक है ना, अपसरण करने का मतलब क्या होता है? फैलाना। तो ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही है वो परावर्तन के पश्चात चारों ओर फैल रही है, यानी ये फैलाने का काम कर रहा है। फैलाने को ही क्या बोलते हैं? अपसरित करना या अपसरण करना। तो अपसरित करने के कारण इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? अपसारी दर्पण। दूसरा अपने बात करते हैं कॉनकेव लेंस या अवतल दर्पण के बारे में। ये अपना बना देता हूं मैं एक अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है। ये जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही है वो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात, ये देखना यहाँ दर्पण यूं सीधा लगा हुआ है तो वापस इस साइड आएगा। ऊपर यहाँ पे देखो तो ये दर्पण सीधा ना होकर थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ है, यूं टेढ़ा है, तो ये इस किरण को यहाँ पर ले आता है। तो इस टाइप से ये क्या करता है? सभी किरणों को एक पॉइंट पर मिला देता है। मैं लिख देता हूं, ये क्या कर रहा है? जितनी भी किरणें आई थी सबको एक पॉइंट पर मिला रहा है। एक पॉइंट पर लाने को अपने बोलते हैं अभिसरित करना। क्या कर रहा है ये? अभिसरित करना यानी सिकोड़ना। ठीक है ना, अभिसरित करना यानी सिकुड़ना या एक बिंदु पर केंद्रित करना। अभिसरित करने का मतलब क्या होता है? एक बिंदु पर केंद्रित करना। केंद्रित करना। तो ये क्या कर रहा है? जितने भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई सभी को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, और एक बिंदु पर केंद्रित करने के कारण अर्थात अभिसरित करने के कारण ही इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अपने अभिसारी दर्पण होता है। इसी का दूसरा नाम कौन सा हो जाता है? अभिसारी दर्पण। वापस से देखना, हमने दो दर्पण के बारे में पढ़ा कि गोलीय दर्पण कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो वो तो उत्तल दर्पण, और जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई हो वो कौन सा हो जाता है? अपना अवतल दर्पण। अब जो उत्तल दर्पण होता है ये मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणों को फैलाता है। फैलाने को बोलते हैं अपने अपसरित करना या अपसरण करना। तो अपसरण करने के कारण इसी का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण है। और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण क्या कर रहा है? किरणों को सिकोड़ रहा है या एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, और एक बिंदु पर केंद्रित करने को ही क्या कहते हैं? अपने अभिसरित करना। तो इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? अपने अभिसारी दर्पण हो। इसके बाद अपने बात करते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाएं जैसे कि गोलीय दर्पण के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं मुख्य अक्ष क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र, इन सभी के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपको देखना है, पहला पॉइंट में लिख देता हूं अपने, एक लिख देता हूं मैं अपने
मुख्य अक्ष लिख देता हूं। एक अपना है मुख्य अक्ष। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे फोकस बिंदु। एक अपना होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एक अपने पढ़ते हैं ध्रुव के बारे में, और नेक्स्ट अपने पढ़ लेते हैं फोकस दूरी, और एक होता है फोकस तल होता है, फोकस तल। एक अपना हो जाता है द्वारक, या फिर लिख देता हूं परावर्तक जिसको बोल देते हैं। चलो एक बार इतना ही कर लेते हैं। तो ये अपने मुख्यतः कुछ परिभाषाएं होती है जिनके बारे में अपने को पढ़ना है कि मुख्य अक्ष क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र, ध्रुव है, फोकस दूरी और फोकस तल है। इन सभी के बारे में अपने थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अधिकतर इनकी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि मुख्य अक्ष क्या होती है, लेकिन जब भी आप इसके डायग्राम बनाओगे, रे डायग्राम यानी किरण आरेख बनाओगे, तब आपको पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष कौन सी है, फोकस बिंदु क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। तो इनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं मुख्य अक्ष, या मुख्य अक्ष से पहले मैं बात कर लेता हूँ ध्रुव के बारे में। पहला पॉइंट कौन सा ले लेता हूं मैं, ध्रुव। तो आपको ये देखना है जो भी अपना गोलीय दर्पण है वो या तो उत्तल होगा, ये कैसा दर्पण हुआ अपना, उत्तल दर्पण। ये कैसा हो गया अपना, अवतल दर्पण। इस साइड से अगर मैं देख रहा हूँ ये अवतल है, इसमें इस साइड से देखना होगा ये उत्तल है। तो इन दोनों के जो केंद्र होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ध्रुव। यानी गोलीय दर्पण ये जैसे इस टाइप से सामने से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ये एकदम से वृत्त दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये हिस्सा मेरा अंदर की ओर दबा हुआ है तो अवतल दर्पण है। इसके ठीक बीच वाला पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट है ठीक बीच में, वो मेरा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यही अगर दर्पण मेरा यूं दबा हुआ न होकर यूं उठा हुआ है तो उस कंडीशन में ये जो पॉइंट है, ये अपना जो बीच वाला पॉइंट है सेंटर वाला, इसको अपने क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, ध्रुव की परिभाषा अगर अपने लिखना चाहें तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे ही अपने क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे ही क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की। तो इसमें आपको देखना है कि अपने जो भी मान लो ये अपना दर्पण है, ये अवतल दर्पण लिया है मैंने कोई। अब इस अवतल दर्पण को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग इसको मान सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे इसको मैंने यूं आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाने पर अपना एक यूं एक गोला बन गया है। मैं कह सकता हूं कि ये जो हिस्सा था ये अपने इस गोले का, पूरे गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, यानी ये जो अपना जो गोलीय दर्पण है, इसको किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। तो उस गोले का जो केंद्र होता है, ये जो केंद्र है, ये क्या कहलाता है अपना, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है, अपने वक्रता त्रिज्या। तो ये तो अपना ध्रुव था, ध्रुव यानी पोलर यानी पी लिख देता हूं। ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है सी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र किसे कहा, कि अपने गोलीय दर्पण को, मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषाएं, या चलो मैं सीधे लिख देता हूं परिभाषा के लिए, या यूं कह सकता हूं नोट्स की, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ फाइल के रूप में। तो उसके लिए आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो वहां पर आपको नोट्स भी इन सब चीजों के उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं परिभाषाएं वगैरह लिखवाने की बजाय सीधे केवल समझा रहा हूं। तो आप इसे ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, कि गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, उस गोले का जो केंद्र है वो तो कहलाता है वक्रता केंद्र, और उस गोले की जो त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, अपने वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। तो ये अपने हो जाता है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष अपने किसे कहेंगे, कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको मैं वापस मिटा देता हूं, ये सी है ये पी है, इनको मिलाने वाली रेखा,
ये मैंने बना दिया इनको मिलाने वाली रेखा। रेखा मतलब जिसकी लंबाई अनंत हो। अपने तीन चीजें पढ़ते हैं, एक तो होती है रेखा, एक अपने होती है किरण, और एक अपने होता है रेखाखंड। तीनों में क्या अंतर होता है? रेखाखंड जिसकी निश्चित लंबाई हो या जिसके दोनों बिंदु निश्चित हो वो होता है रेखाखंड। किरण एक बिंदु तो निश्चित है, दूसरी साइड कितनी भी दूर तक जा सकता है, यानी ये एक तरफ चलती जाती है। रेखा जिसके दोनों बिंदु ही अनिश्चित हो, यानी दोनों साइड कितनी भी लंबी हो सकती है। तो ये अपने हमने परिभाषा में क्या लिखा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। रेखा की मतलब इसकी कोई लंबाई नहीं है, अनंत लंबाई तक चलती जा रही है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। यानी सी और पी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अपने मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष अपनी क्या हो गई है? वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को अपने मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अपना मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोकस बिंदु की। अब ये फोकस बिंदु क्या है? तो फोकस बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं कि मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आती है, मैं दो दर्पण ले रहा हूं, ये मेरा है अवतल दर्पण और दूसरा मैं ले लेता हूं उत्तल दर्पण। ये अपनी मुख्य अक्ष हो गई दोनों में। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, ये किरणें मान लेते हैं क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब ये जैसे ही दर्पण से इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद चूंकि ये अवतल दर्पण है तो इनको एक पॉइंट पर यूं मिलाएगा, जबकि ये उत्तल दर्पण है, ये क्या करता है? इनको फैलाता है। लेकिन फैलाने के साथ साथ मैं यूं कह देता हूं, ये यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया है, ये रियल में देखो किरणें टकरा के इधर जा रही है, ये इस साइड जा रही है, यहाँ इधर, इस साइड, यूं। वापस से सुनना, ये जो किरणें आई है ये टकरा करके उधर जा रही है यानी फैल रही है। लेकिन इन सबको अगर पीछे बढ़ाकर देखें, डॉट डॉट से इनको मिला के देखें, तो अपने को ये लगता है ये इस पॉइंट से आ रही है या इस पॉइंट पर पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें तो क्या हो रहा है? रियल में मिल रही है। इसमें क्या हो रहा है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें रियल में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको अपने बोलते हैं फोकस बिंदु, और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस बिंदु की परिभाषा क्या हुई? ये अपनी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें कह दो या आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं? फोकस बिंदु, कैपिटल एफ। क्या लिखते हैं? फोकस बिंदु कैपिटल एफ लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस दूरी की। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना अपनी परिभाषा? फोकस दूरी। तो ये जो फोकस बिंदु है ये, और ये अपना था ध्रुव पी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किस किस के बीच की दूरी हुई है? ये फोकस बिंदु और सी, या सॉरी सी नहीं, टी, ध्रुव के बीच की दूरी, बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? अपने फोकस दूरी कहलाती है। तो ये अपने हो गई फोकस दूरी की परिभाषा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फोकस तल की। नेक्स्ट अपना कौन सा है? फोकस तल। तो फोकस तल देखो क्या होता है। फोकस तल के लिए अपने ये कहते हैं कि ये अपना जो फोकस बिंदु है, यह अवतल दर्पण लिया, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, ये इस बिंदु पर मिल रही है, इसको हमने नाम दिया फोकस बिंदु। अब इस फोकस बिंदु से होकर जाने वाला एक समतल में बना देता हूं, ये एक समतल है जो कि इससे होकर के यूं जा रहा है, और मुख्य अक्ष के ये लंबवत है। मुख्य अक्ष जैसे मैं कह देता हूं इस साइड जा रही है, यानी अक्ष अक्ष की तरफ जा रही है मुख्य अक्ष। तो अपना समतल, ये अपनी मुख्य अक्ष हुई। समतल कैसे होगा? इस टाइप से होगा, जो कि किस बिंदु से जाएगा? एफ से। जा किससे रहा है? ये एफ से। इधर से यूं मिटा देता हूँ ये, ताकि आपको दिखता रहे, ये यहां से जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है कि फोकस बिंदु से तो गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। क्या कहा मैंने? एफ से गुजरता है और मुख्य अक्ष जो अपनी है, जिसको अपने प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष
इसके क्या होता है, लंबवत। जैसे ये मुख्य अक्ष अपनी अक्ष की ओर है, तो अपना समतल किस में होगा, वाई जेड तल में होगा। ये वाई तल है और ये उठा हुआ है वो जेड तल है, तो अपना समतल यूं रहेगा। साथ में किस बिंदु से गुजरेगा, ये अक्ष से। ठीक है, तो फोकस बिंदु से गुजरने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत जो अपना समतल होता है, जो तल होता है, उसी को अपने क्या कहते हैं, फोकस तल। तो ये अपनी हो जाती है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। वापस से देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे, जो अपना गोलीय दर्पण है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। दूसरा हमने बात की वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की, तो अपने लिखेंगे गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसको तो अपने कहेंगे वक्रता केंद्र, और उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसको अपने क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको अपने कहते हैं मुख्य अक्ष। फिर हमने बात की फोकस बिंदु की, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं, जो है वो फोकस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की फोकस दूरी की, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ। तो फोकस दूरी किसके बराबर हुई अपने, कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अपनी फोकस दूरी कहलाती है। और लास्ट हमने बात की फोकस तल के बारे में, यानी ऐसा समतल जो फोकस बिंदु से गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि फोकस बिंदु से गुजरने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही अपने फोकस तल कहते हैं।